हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्किल में। दोस्तों, एनसीईआरटी कक्षा 6 और कक्षा 7 इतिहास विषय पर हम कंप्लीट चर्चा कर चुकी हैं और एनसीईआरटी कक्षा 6 और कक्षा 7 भूगोल विषय पर भी हम कंप्लीट चर्चा कर चुकी है दोस्तों। तो प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएगी दोस्तों, आप जल्दी से जाइए और सारी वीडियो देखिए दोस्तों, ठीक है। एक महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्किल में आपको कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक सभी विषयों की एनसीईआरटी पुस्तकों की वीडियोस मिलेंगी दोस्तों। तो बनी रहिए हमारी यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्किल पर दोस्तों। और दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 विज्ञान विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 9 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारा 10वां अध्याय है, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं गति एवं दूरियों का मापन, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या है, आगे पढ़ना है। तो ये देखिए, ये पहेली और वो जो काल्पनिक बच्चे होते हैं, किसी का नाम मतलब ऐसे ही लिख लिया जाता है और उसमें उसके आधार पर इसको मतलब पढ़ा जाता है एनसीईआरटी पुस्तकों में, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। तो कक्षा के सभी बच्चों की ग्रीष्मकालीन में भ्रमण किए गए स्थानों के बारे में सामान्य चर्चा हो रही थी दोस्तों। तो ये बच्चे हैं काल्पनिक पहेली और बूझो, ठीक है। ये जो अपनी कक्षा में गए तो इन्होंने देखा कि जो ग्रीष्मकालीन जो मतलब गर्मियों में किसी टूर वगैरह पर गए थे दोस्तों। तो वहाँ पर इन लोगों ने जो कुछ भी देखा बच्चों ने, उसके बारे में चर्चा हो रही थी, ठीक है दोस्तों। तो ये इतना। आगे देखते हैं। एक बच्चा अपनी पैतृक गांव पहली रेलगाड़ी, फिर बस और अंत में बैलगाड़ी का उपयोग करके गया था दोस्तों। एक बच्चा है उन्हीं की क्लास में, तो पहली और बूझो की क्लास में। तो उनमें एक बच्चा क्या अपने गांव गया था। तो पहले रेलगाड़ी से गया, फिर बस से गया, अंत में बैलगाड़ी से गया, ठीक है दोस्तों। उसके बारे में बताया जा रहा है। एक विद्यार्थी ने वायु से यात्रा की थी दोस्तों। वहीं एक विद्यार्थी था तो उसने वायुयान से यात्रा की थी, ठीक है दोस्तों। आगे कह रहे हैं। हाँ, एक अन्य विद्यार्थी ने अवकाश की अ, अनेक दिन अपने चाचा जी की नाव में सैर करके मछली पकड़ने में व्यतीत किए दोस्तों। तो कह रहे हैं एक बच्चा था उन्हीं उन्हीं की कक्षा में, पहली और बूझो की कक्षा में। तो उसने अपनी छुट्टियों के दिन कहाँ बिताए, तो अपने चाचा के यहाँ नाव में मछलियाँ पकड़ती हुई, ठीक है दोस्तों। ये आगे देखते हैं। इसके पश्चात अध्यापक ने विद्यार्थियों से समाचार पत्र की उन लेखों को पढ़ने के लिए कहा जिनमें उन छोटे पहियों वाले वाहनों के बारे में वर्णन है जो मंगल ग्रह की धरती पर चलती हैं, और प्रयोग भी किए। तो दोस्तों, बच्चों जो उनके अध्यापक आए, उन्होंने टीचर जो उन्होंने उन्हें वो छोटे से किसी मतलब उपकरण के बारे में जानकारी दी जो मंगल ग्रह पर चलता था, ठीक है दोस्तों। और उसके बारे में मतलब उन्होंने और भी जानकारी ली होंगी, ठीक है, उन पर प्रयोग किया होगा, ठीक है। तो ये वैसे यहाँ कुछ नहीं है दोस्तों, ऐसी छोटी सी जानकारी दी जाती है। उसके बाद हम मेन मुद्दे पर आते हैं। इसमें एनसीईआरटी की ये तरीका है पढ़ाने का, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए। इसी बीच पहली प्राचीन भारत के बारे में कहानी पढ़ती रही दोस्तों। जो पहली है बच्ची या कोई बच्चा है, तो हाँ पहली बच्ची है, ठीक है। तो वो प्राचीन भारत के बारे में कहानियाँ पढ़ रही थी, ठीक है दोस्तों। अब वह यह जानना चाहती थी कि प्राचीन काल में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा कैसे करते थे दोस्तों। तो उसके मन में एक उत्सुकता जागी और उसने सोचा कि पहले ज़माने में जो पुराने समय में लोग यात्रा कैसे करते थे, ठीक है दोस्तों। तो इसके बारे में देख रहे हैं। आगे देखते हैं। 10.1 यातायात की कहानी। तो दोस्तों, अब यातायात की कहानी को देखते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगी तो आपको एक एक चीज़ का जवाब, एक एक प्रश्न का जवाब बहुत ही आसानी से और बहुत बेहतरीन तरीके से मिलता है दोस्तों, है ना। तो अब आते हैं मुद्दे पर, ठीक है। प्राचीन काल में लोगों के पास यातायात की कोई साधन नहीं थे दोस्तों। तो बिल्कुल नहीं थे दोस्तों, भी पैदल चलती थी तथा अपना सामान अपनी पीठ पर लाद कर ले जाती थी। बाद में मानव यातायात के लिए पशुओं का उपयोग करने लगा। तो बाद में मानव ने क्या किया, तो यातायात के लिए पशुओं का उपयोग किया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आगे कह रहे हैं। हाँ, प्राचीन काल में जल मार्गों में आने जाने के लिए नावों का उपयोग किया जाता था। तो प्राचीन काल में क्या होता था कि जल मार्गों से आने जाने के लिए नाव का प्रयोग किया जाता था। नावों से लोग आते जाते थे, ठीक है दोस्तों। और आगे कह रहे हैं कि आरंभ में लकड़ी की लट्ठों से, जिससे खोखली गुहिका बनाई जाती जा सके, नाव बनाई जाती थी दोस्तों। तो पहले इस ज़माने में क्या होता था, तो लकड़ी की जो खोखली बांस टाइप की वो होती है ना, बड़ी बड़ी पीपा। आप ये पीपा शब्द दोस्तों आपने कभी सुना भी होगा, ठीक है। लोहे की होती हैं आजकल, सॉरी पहले लकड़ी की होती थी, आजकल लोहे की भी यूज होने लगी हैं, ठीक है।
ठीक है दोस्तों। तो उनका होता था उपयोग, यानी कि बाँस की लकड़ियों का मुख्यतः आप मान सकते हैं, ठीक है। और एक हल्की लकड़ियाँ होती हैं जो उनका भी उपयोग किया जाता था, ठीक है दोस्तों, जो पानी पर तैर सकें, ठीक है। उनसे नाव बनाई जाती थी, ठीक है। आप समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि इसके पश्चात लोगों ने लकड़ी के विभिन्न टुकड़ों को आपस में जोड़कर नाव की आकृति बनाना सीख लिया दोस्तों। उन्होंने आगे फिर क्या किया, धीरे धीरे इंसान का दिमाग विकसित होता गया, तो उन्होंने नाव के आकार की आकृति बना ली, यानी कि नाव बनाना सीख गए हो, ठीक है, ऐसा कह रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि अ, ये नावें जल में रहने वाली जीवों की आकृति को सदृश थी दोस्तों। कह रहे हैं कि ये जो नाव इन लोगों ने बनाई थी दोस्तों, तो वो कैसी थी, तो जल में रहने वाली जीवों की आकृति के समान थी दोस्तों, है ना। तो ऐसा होने लगा फिर आगे। उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं कि आकृति से संबंधित, हाँ इधर मछलियों की धारा रेखीय आकृति से संबंधित चर्चा को याद कीजिए दोस्तों। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मछली की धारा रेखीय आकृति के बारे में आपने अध्याय 8 में 9 में पढ़ा है, उसके बारे में ध्यान करें, ठीक है, उसको याद करें। अध्याय 8 और 9 में आपने जो मछली की धारा रेखीय आकृति के बारे में पढ़ा था, उसको याद करके ये नाव की आकृति को आप समझ सकते हैं, ठीक है। वैसे आप अध्याय 8 और 9 पढ़ें दोस्तों, अच्छा रहेगा, उसमें भी काफ़ी अच्छा मतलब कंटेंट है दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं। आगे देखिए, पहिए के आविष्कार ने यातायात की प्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए दोस्तों। जो पहिए का आविष्कार था दोस्तों, पहिए का आविष्कार था, उसने यातायात के हाँ यातायात प्रणाली में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया था दोस्तों। और मतलब उसी की वजह से इंसानों की जीवन में काफ़ी बदलाव आए दोस्तों, है ना। और इंसानों ने अपनी जो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं थी उनको पूरा करने में पहिए का उपयोग किया दोस्तों, ठीक है। आगे कह रहे हैं पिछले हजारों वर्षों में पहिए के डिजाइन में सुधार किए गए। तो पिछले जो हजारों वर्षों के दौरान जो पहिए की जो आकृति है, डिजाइन है, उसमें बदलाव हुआ दोस्तों, ठीक है, उसमें बदलाव हुआ। और उसी वजह से क्या हुआ, तो पहिए पर चलने वाली गाड़ियों को खींचने के लिए पशुओं का उपयोग उपयोग किया जाता था, ठीक है। क्या होने लगा कि फिर वो जो पहिया था दोस्तों, उसका उपयोग होने लगा किसमें, तो जानवरों को उसमें के आगे लगाकर उसमें गाड़ी, उस जानवरों से गाड़ी खींची जाने लगी दोस्तों। जैसा कि आप जानते ही है, बैलगाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है, और भी मतलब जो गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, उनको बनाना सीख गया इंसान, ठीक है। तो ये होने लगा। आगे कह रहे हैं कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन के लिए पशुओं, नावों तथा जहाज़ों पर निर्भर थे। कब, तो 19वीं शताब्दी में, ठीक है। जहाज़ तो काफ़ी नए हैं दोस्तों, लेकिन सॉरी, आज मेरी थोड़ी दोस्तों, मैंने कुछ ज़्यादा ठंडा खा लिया है, तो मेरी तबीयत थोड़ी मतलब गला थोड़ा वैसा है, इसलिए मैं थोड़ा ठीक से नहीं बोल पाऊँगा। वैसे कल से ही है, पता नहीं क्या, ठीक है। आगे दिखते हैं। तो वाष्प इंजन के आविष्कार से परिवहन परिवहन के नए साधनों का विकास हुआ दोस्तों। जो वाष्प इंजन था दोस्तों, उसके आविष्कार की वजह से क्या हुआ, तो जो परिवहन का मतलब जो यातायात का तरीका था, उसमें और विकास हो गया दोस्तों, ठीक है। तो देखिए देखिए दोस्तों, धीरे धीरे किस तरह से इंसानों ने विकास किया। पहले ही अपनी पीठ पर सामान लेकर जाते थे, फिर धीरे धीरे पहिए का आविष्कार किया, तो गाड़ी बना ली उन्होंने। और उससे पहले तो जानवरों का उपयोग करती थी, ठीक है, फिर पहिए का आविष्कार हुआ, ठीक है, क्रम है। उसके बाद ये मतलब गाड़ियाँ बनानी सीख गए, फिर उसके बाद ये वाष्प इंजन की खोज कर ली है ना इंसानों ने, तो अब और सरल हो गया उनका जीवन, ठीक है। तो ये कह रहे हैं, वाष्प इंजन से चलित सवारी वाष्प इंजन से चालित सवारी गाड़ियों तथा माल गाड़ियों के डिब्बों के लिए रेल की पटरियों का यहाँ पे आना है अब, निर्माण किया गया दोस्तों। जो वाष्प इंजन थी दोस्तों, जो वाष्प इंजन का आविष्कार किया था दोस्तों, उसको
किस में लगाएंगे, तो उन्होंने फिर वो जो डिब्बे जो रेलगाड़ियाँ होती हैं उनको बना लिया, ठीक है दोस्तों। तो फिर वो चलेंगी कहाँ, तो फिर रेलगाड़ियों रेल पटरियों की रेल की जो पटरियाँ थी उनका निर्माण किया गया, ठीक है। इसके पश्चात मोटर कार, ट्रक तथा बस जैसी स्वचालित वाहन आए। जल पर परिवहन के साधन के रूप में मोटर मोटर से चलने वाली नाव और जहाज़ों का उपयोग होने लगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो जल का भी उपयोग किया जाए, जल पर भी वो अनेक प्रकार की सुविधाएं मतलब विकसित कर ली उन्होंने, ठीक है। और सड़क पर चलने वाली वाहनों का भी आविष्कार कर लिया दोस्तों, ठीक है। ये सब किससे हुआ दोस्तों, तो पहिए के आविष्कार से ये क्रांति आई, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के वर्षों में वायुयान का विकास हो गया था दोस्तों। जो 19वीं शताब्दी थी दोस्तों, उसके प्रारंभ के समय में किसका आविष्कार हो गया था, तो वायुयान का, ठीक है दोस्तों। जी किसने किया था दोस्तों, तो आप ये कमेंट में बताएं, यूट्यूब, गूगल या कहीं से भी सर्च करके, ठीक है। ये आपके ऊपर हमने जिम्मेदारी डाली है, ठीक है। हम थोड़ा ट्रिक दे सकते हैं, 2 बंधु थे दोस्तों, ठीक है। अब आप इतना बता दें कि कौन थे दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, विकास हुआ जिसके बाद में सुधार जिसमें बाद में सुधार की और इन्हें यात्री तथा सामान ले जाने योग्य बनाया दोस्तों, ठीक है। तो ये फिर उनमें उनमें भी जो वायुयान थे उनमें भी सुधार किया गया, ठीक है। और फिर यात्रा यात्रा के लिए और यात्रियों के लिए उनका उपयोग किया जाने लगा, किसका, तो वायुयान का, ठीक है। आगे कह रहे हैं विद्युत रेलगाड़ी एकल रेल मतलब एक पटरी रेल, मतलब एक पटरी वाली रेल, ठीक है दोस्तों। पराध्वनिक या सुपरसोनिक वायुयान तथा अंतरिक्ष यान जो 20वीं शताब्दी के कुछ महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है दोस्तों। तो कहने की मतलब ये है कि दोस्तों, मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने ये विकास किया दोस्तों, ठीक है। और काफ़ी आज जो हम सब देख रहे हैं, ये वही टेक्नोलॉजी का परिणाम है दोस्तों, ठीक है। और विकास का मतलब परिणाम है, ठीक है। आगे देखिए, चित्र 10.1 में परिवहन की विभिन्न साधन दर्शाए गए हैं। इन्हें प्राचीनतम से आधुनिक परिवहन के साधनों के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या इनमें परिवहन का कोई ऐसा प्राचीन साधन भी है जिसमें आजकल उपयोग में नहीं लाया जाता, जो आज उपयोग में नहीं लाया जाता, वो ऐसा बता रहे हैं। तो यहाँ ये चित्र बता रहे हैं दोस्तों, ये ये ठीक है, 10.1 परिवहन के कुछ साधन दोस्तों। तो देखिए, ये रेलगाड़ी है, ये बस है, ये बैलगाड़ी है दोस्तों, ये नाव है, ये साइकिल है, ये हवाई जहाज है ऊपर, ठीक है। नाव नहीं कह सकते, बड़ी बड़ी पानी की शिप है दोस्तों, ठीक है। तो लगभग ये सभी आज उपयोग में हो रहे हैं दोस्तों। ये इनमें से कोई भी साधन ऐसा नहीं है जो आज उपयोग में नहीं लिया जाता हो, है ना। तो ठीक है, आगे दिखती है सॉरी, क्या करें, तबीयत थोड़ा सही नहीं है मेरा। यहाँ पे दिखती है 10.2, यह डेस्क कितना चौड़ा है, यह इसके बारे में दिखती क्या है। लोग यह कैसे पता लगाते हैं कि ये कितनी दूर दूर चलते हैं लोग यह कैसे लगाते हैं कि वे कितनी दूर चलते हैं। तो देखिए, आप यह कैसे पता लगाएंगे कि आप अपने स्कूल तक की दूरी पैदल चलकर तय कर सकते हैं, अथवा स्कूल पहुंचने के लिए आपको बस अथवा रिक्शे की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों यहाँ देखिए, ये बोल रहे हैं कि लोगों को ये कैसे पता चलता है कि वो कितनी दूर चलती हैं, कैसे चलती हैं, ठीक है, आदि। और ये कैसे पता लगाएंगे आपकी आपको अपने स्कूल जाने के लिए बस की सहायता लेनी पड़ेगी या पैदल जा सकती हैं। तो ये आप अंदाज़ा लगाते हैं कि नहीं, कि भाई पास है, 2 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है या 1 किलोमीटर है, ठीक है। तो आसानी से चली जाएंगी, और या अगर ज़्यादा दूर है तो बस की सहायता लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बता रहे हैं। आगे देखिए, हाँ यहाँ पे, अथवा स्कूल पहुँचने के लिए आपको बस अथवा रिक्शे की आवश्यकता होगी, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। जब आपको कुछ खरीदना होता है, तब क्या आपके लिए बाजार तक पैदल जाना संभव होता है दोस्तों। कभी कभी बाजार हमारे आसपास भी होती है ना। कभी कभी हमें दूर जाना पड़ता है सामान को लेने के लिए। किसी गांव से दूर हमारे कोई, जैसे कोई ना कोई हमारे गांव से भाई बंधु हैं, वो गांव से बिलोंग करते हैं, तो उनको तो बाजार जाने के लिए किसी वाहन की मदद लेनी पड़ेगी, है ना। और कोई भाई बंधु जो शहरों में ही रह रहे हैं, तो उनको तो क्या है, मतलब 1-2 मिनट लगते होंगे बाजार जाने में, या वो प्रॉपर बाजार में ही रह रहे होंगे, तो घर से नीचे आए मार्केट है, ऐसे ही मतलब बहुत सी है, ठीक है। तो उनकी दूरी पर डिपेंड करता है, उनकी रहने के स्थानों पर डिपेंड करता है कि उन्हें किसका उपयोग करना है बाजार जाने के लिए, है ना। आगे देखिए, आप इन प्रश्नों की उत्तर कैसे जानेंगे, कोई स्थान कितना दूर है, यह प्राय जानना महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, ताकि हम यह अनुमान लगा सकें कि वहाँ पहुँचने के लिए हम कैसे जाएंगे।
तो दोस्तों ये वो बोल रहे हैं कि कोई भी स्थान कितनी दूर है ये हमें मतलब पहले से सोचना पड़ता है, अनुमान लगाना पड़ता है, ताकि हम वहाँ जाने के लिए मतलब किस साधन का उपयोग करना है हमें, ये हम पहले से तय कर लें, है ना? तो ये होता है। आगे देखिए, पैदल चलकर, बस से, रेलगाड़ी से, पानी के जहाज से, वायुयान से अथवा कोई अंतरिक्ष यान लेना होगा। मतलब अंतरिक्ष यान तो हमें कभी भी नहीं मिल सकता कि कहीं जाने के लिए, लेकिन दोस्तों ये मतलब और वायुयान तक का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अंतरिक्ष यात्री केवल वैज्ञानिकों के लिए होता है, क्योंकि वही अंतरिक्ष में जाना, प्रयोग करना, वहाँ पर मतलब मशीनों को सेट करना, वहाँ पर सैटेलाइटों को लगाना, ये उनका काम होता है। ठीक है, और बहुत महंगी भी होती हैं वो। कभी कभी ऐसी ऐसी हाँ, कभी कभी ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिनकी लंबाई अथवा चौड़ाई जानने की हमें आवश्यकता होती है। दोस्तों कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसी वस्तुओं का भी हमें मतलब सामना करना पड़ता है जिनकी लंबाई चौड़ाई हमें ज्ञात करनी होती है। आगे कह रहे हैं, पहेली पहेली तथा बूझों की कक्षा के कमरे में बड़ी बड़ी डेस्क हैं। इन पर दो दो विद्यार्थी बैठती है। दोस्तों जो डेस्क हैं, दोस्तों जो बैठने के स्थान मान सकते हैं आप। ठीक है, उन पर दो दो विद्यार्थी बैठ सकते हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि पहेली तथा बूझ एक डेस्क पर एक साथ बैठती हैं। दोस्तों ये बच्चे हैं, कोई भाई बहन हो सकती हैं। ठीक है, तो आगे कह रहे हैं, परंतु बहुधा उनमें इस बात को लेकर झगड़ा होता रहता है कि उनका दूसरा साथी डेस्क से अधिक भाग का उपयोग कर रहा है। दोस्तों तो उनमें झगड़ा भी होता है कि मतलब इन्होंने डेस्क की अधिक हिस्से को घेर लिया है, उस पर अपना सामान बैग वगैरह रख लिया है, या उस पर अधिक जगह घेर कर बैठी हुई है, तो ऐसा मतलब उनमें झगड़ा होता रहता है। ठीक है, तो ये कैसे पता लगता है उनको कि उन्होंने अधिक जगह घेर रखी है? ये देखिए, ये डेस्क है दोस्तों, है ना? अध्यापक के सुझाव पर उन्होंने डेस्क की लंबाई मापने का निश्चय किया। दोस्तों देखिए, ये बिल्कुल सटीक क्रम से चलता है एनसीईआरटी। दोस्तों आप ये देखिए, जो मुद्दा है धीरे धीरे घुमाकर आपको प्रॉपर मुद्दे पर लेकर आएंगे, और उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं सभी बताते हैं एनसीईआरटी में। दोस्तों ठीक है, तो ये आगे देखिए, डेस्क के ठीक मध्य में एक चिन्ह लगाया तथा डेस्क को दो बराबर भागों में बांटने के लिए एक रेखा खींच दी। दोस्तों ठीक है, ताकि वो बच्चे लड़े ना, झगड़े ना। और असल में दोस्तों ये यूनिट ही क्या है, तो गति एवं दूरियों का मापन है। दोस्तों ठीक है, तो इसको इसको हम अच्छे से समझना है। दोस्तों आगे, ये दोनों ही अपने मित्रों के साथ गिल्ली डंडा खेलने की शौकीन है, और बूझो तो सदैव ही अपने पास एक गिल्ली और डंडा रखता है। तो दोस्तों ये बच्चे गिल्ली डंडा खेलने के शौकीन है, तो उन्होंने मतलब ये बच्चा इसमें बूझो है, वो अपने साथ हमेशा गिल्ली रखता है, तो गिल्ली डंडा रखता है खेलने के लिए। देखिए चित्र में भी दिखाया गया है। ठीक है, तो ये डेस्क है, गिल्ली डंडा के से डेस्क की लंबाई मापना 10.2 चित्र में है। ठीक है, यहाँ चित्र 10.2 में देखिए, उन्होंने गिल्ली और डंडे का उपयोग करके डेस्क की लंबाई मापने का प्रयास किया है। दोस्तों ठीक है, ये देखिए कर रहे हैं ना ये। ठीक है, तो आगे देखिए, हाँ यहाँ पर थे हम। ठीक है, ऐसा लगता है कि डेस्क की लंबाई दो डंडों की लंबाई तथा दो गिल्लियों की लंबाई की योग के बराबर है। दोस्तों ठीक है, तो इन्होंने ये नापा और पता उनको उनको ये मालूम चला कि डेस्क की लंबाई कितनी है, तो दो गिल्लियों की और दो डंडों के बराबर। ठीक है, डेस्क के मध्य में रेखा खींचने पर दोनों प्रसन्न दिखाई देते हैं। डेस्क के मध्य में जो दोनों लाइन खींच दी गई है, मतलब जो लाइन खींच दी गई है, उससे दोनों खुश हैं, क्योंकि अब उनमें आपस में झगड़ा नहीं होना करना पड़ेगा, और अपने बराबर दूरी को, बराबर क्षेत्र को, बराबर एरिया को वो घेर कर बैठ सकती है, बराबर एरिया पे बैठ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आधा आधा बांट दिया गया है टीचर के द्वारा। ठीक है, ये कह रहे हैं। आप दोस्तों बोर हो रहे होंगे मुझे मालूम है, लेकिन इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है, आप बोर ना हो। जो महत्वपूर्ण कंटेंट है नीचे आपको मिलेगी, शायद ही कहीं मिले आपको। ठीक है, आगे देखिए, क्योंकि दोनों को आधा आधा डेस्क मिल गया है, जिसे डेस्क का आधा भाग लंबाई में तथा एक डंडी और एक गिल्ली की लंबाई के बराबर है। ठीक है, कुछ दिनों के बाद खींची गई रेखा मिट जाती है। वो जो का पुराना गिल्ली डंडा खो गया, अब उसके पास गिल्ली डंडी का नया सेट है। अब देखिए भी अब देखिए भी गिल्ली डंडी किस नए सेट का उपयोग करके डेस्क की लंबाई किस प्रकार नापेंगे। तो जिससे दोस्तों वही है, बच्चे जो खेलते हैं ना गिल्ली डंडा, तो वो खो गया उनका। ठीक है, बूझो का, अब उनके पास नया गिल्ली डंडा है, तो वो थोड़ा लंबा चौड़ा या छोटा होगा। ठीक है, तो उससे अब ये अपने डेस्क को नाप रहे हैं। क्यों नाप रहे हैं कि वो जो पहले उन पर लाइन खींची गई थी डेस्क पर, तो वो मिट गई है। ठीक है, अब और फिर भी वो झगड़ा करेंगे, इसलिए उन्हें दोबारा नापना है डेस्क। ठीक है,
चित्र 10.3 गिल्ली डंडी की किसी सेट से डेस्क को लंबाई नाप रहे, दोबारा नाप रहे हैं। ठीक है, ये देखिए आगे कह रहे हैं कि गिल्ली डंडा कुछ बड़ी है। ठीक है, हेलो, अब जब डेस्क की लंबाई गिल्ली डंडे की नए सेट से नापी गई तब डेस्क की लंबाई ऐसा प्रतीत हुई जैसे यह लगभग 2 डंडे तथा एक गिल्ली की लंबाई के बराबर, परंतु फिर भी डेस्क का कुछ भाग बच जाता है। यह तो एक गिल्ली की लंबाई से कम है। अब क्या करें? आप पहेली और बूझों को क्या सुझाव देंगे ताकि वे डेस्क की पूरी लंबाई माप लें? वे लंबाई मापने के लिए क्रिकेट की विकेट तथा अथवा गुल्लियों का उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, हो सकता है शायद उससे अच्छा ना पे। अथवा आप सोचते हैं कि ऐसा करने से भी ऐसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो देखिए वह ऐसा एक कार्य कर सकते हैं, एक छोटी डोरी लें और इस पर 2 चिन्ह लगाएं। यह डोरी की लंबाई होगी, फिर डेस्क की डोरी की लंबाई की पद में माप सकते हैं दोस्तों। तो ऐसा भी हो सकता है ना। बहुत से उपाय हैं दोस्तों, तो हमें इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, अभी तो हम एक कहानी के रूप में पढ़ रहे हैं, आगे हमें अपने मुद्दों पर आना है। ठीक है, चित्र 10.4 वे इस डोरी का उपयोग डोरी की लंबाई से कम दूरियों को मापने में किस प्रकार कर सकते हैं? वे डोरी को मोड़ कर डोरी की लंबाई का आधा 1/2, एक चौथाई 1/4 तथा आधा 8वां भाग 1/8 कर सकते हैं। अब संभवतः पहली तथा बूझो डेस्क की यथार्थ लंबाई डोरी की सहायता से माप सकते हैं। तो दोस्तों की डोरी की लंबाई आराम से नाप सकते हैं किसी भी प्रकार से, उससे फिर डेस्क नाप सकते हैं। अब आप यह भी कह सकते हैं कि उन्हें अपने ज्योमेट्री बॉक्स के पैमाने का उपयोग करके अपनी समस्या हल कर लेनी चाहिए। तो बिल्कुल दोस्तों, हाँ, वास्तव में ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, बूझो ने यह पढ़ा कि जब जब ऐसी मानक नहीं थी तब लोग दूरियां कैसे मापते थे, तथा वह स्वयं भी भिन्न भिन्न ढंगों से दूरियां मापने का प्रयास कर चुके हैं। तो दोस्तों कह रहे हैं कि बहुत सी जो उपकरण है आज ना दूरियों को नापने के लिए, लंबाइयों को नापने के लिए, तो जब ये नहीं थी उस ज़माने में, जब मतलब पुराने ज़माने में, ठीक है, तब लोग कैसे लंबाई नापते होंगे, दूरियां नापते होंगे, तो उसका उपयोग वो किस प्रकार करते होंगे, ये आगे पढ़ना है। डोरी की लंबाई से डेस्क की लंबाई नापता हुआ बच्चा बालक। ठीक है दोस्तों, ये बालक नाप रहा है। आगे देखिए, ये देखिए यहाँ से शुरू करना है। ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें लंबाई अथवा दूरियां मापने की आवश्यकता होती है। दर्जी कपड़े की लंबाई यह जानने के लिए मापता है कि वह कपड़ा कुर्ता सीने के लिए पर्याप्त है अथवा नहीं। बड़े किसी अलमारी की लंबाई तथा चौड़ाई इसलिए मापता है कि ताकि वह जान सके कि अलमारी की दरवाजे को बनाने के लिए कितनी लकड़ी की आवश्यकता होगी। किसी किसान को अपने खेत की लंबाई तथा चौड़ाई उसकी क्षेत्रफल नाप जानने के लिए आवश्यक होती है, ताकि वह जान सके कि वह अपने खेत में कितने बीज बो सकता है तथा उसे अपनी फसलों के लिए कितनी जल की आवश्यकता होगी। यदि आपसे पूछा जाए कि लंबाई कितनी है, तब आप एक ऐसी सरल रेखा की लंबाई बताएंगे जो आपके सिर से आपके पैर की एड़ी तक की लंबाई एक ही बराबर हो। तो कह रहे हैं कि दोस्तों विभिन्न प्रकार के लोग किस प्रकार से लंबाई को नापते हैं, तो उसके बारे में बोल रहे हैं। ज़्यादा कुछ खास नहीं, इसको हम जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसलिए ठीक है, अगर यदि आपसे पूछा जाए आपकी लंबाई कितनी है, तो आप क्या करेंगे? तो आप अपने सिर से और पैर की एड़ी तक की लंबाई नापते हैं। ठीक है, तो यही तो करते हैं दोस्तों। यह कमरा कितना लंबा है, यह डेस्क कितना चौड़ा है, दिल्ली लखनऊ से कितनी दूर है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, तो ये सब लंबाई के ही मतलब एक उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, लंबाई या दूरी के उदाहरण। ठीक है, इन सभी प्रश्नों में एक बात समान है, ये सभी दो स्थानों के बीच की दूरी से संबंधित। दो स्थान बीच की दो किनारों की तरह पास पास हो सकती है, एक से भी दो स्थान जम्मू और कश्मीर की तरह हो सकते हैं, एक दूसरे से दूर हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम अब कुछ मापन ये जानने के लिए करते हैं कि जब हम दूरी अथवा लंबाई नापते हैं तो हमें सही रूप से क्या करना आवश्यक होता है। तो दोस्तों कह रहे हैं 10.3 कुछ मापन क्रियाकलाप देखते हैं। तो दोस्तों क्रियाकलाप को देख लेते हैं, क्या करें। आप इस क्रियाकलाप को एक समूह में एक एक करके कीजिए। अपनी पैर की लंबाई को लंबाई का एक मात्रक मानकर अपनी कक्षा के कमरे की लंबाई तथा अ, चौड़ाई मापिए। इन्हें मापते समय यह संभव है कि आपको यह पता चले कि कुछ भाग मापने से बच गए अथवा वह भाग आपके पैर की लंबाई से छोटा है। तो पहले की ही भांति अपने पैर के भाग की लंबाई मापने के लिए किसी डोरी का उपयोग कीजिए। आप अपने परीक्षण को सारणी 10.1 में लिखिए दोस्तों। तो ये कुछ ज़्यादा खास नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए, बढ़िया रहेगा। अपने समूह में कार्य कीजिए। क्रियाकलाप 2, समूह में कार्य कीजिए। आप में प्रत्येक अपनी बलिष्ठ को
मानकर आप मानकर अपनी कक्षा की कमरे में रखी मेज अथवा डेस्क की चौड़ाई मापकर माप सकते हैं दोस्तों। ऐसे इस प्रकार भी लंबाई नापी जा सकती है दोस्तों। ठीक है, बच्चा नाप रहा है कोई, इसको बालिश्त बोलते हैं दोस्तों। हाथों की जो से नापते हैं ना, इसे बालिश्त बोलते हैं। ठीक है, मापन के लिए यहाँ भी आप यह बात पाते हैं कि आपको अपनी एक बालिश्त की बराबर लंबी लंबी डोरी तथा इस डोरी की लंबाई के अंश भागों की आवश्यकता होती है दोस्तों। अपने परीक्षण को 10.2 में लिखिए दोस्तों, है ना। 10.2 साड़ी पर छूट गई, इसमें लिखना है तो, लेकिन हमें नहीं लिखना दोस्तों। ठीक है, हम देखते हैं कि मापन का अर्थ किसी भी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशियों से तुलना करना है दोस्तों। किसी राशि को नापने के लिए उसकी लंबाई की राशियों की तुलना करना होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। इस ज्ञात निश्चित राशि को मात्रा कहती है दोस्तों। ठीक है, जो कोई लंबाई नापते हैं तो उसकी जो परिणाम निकलता है उसको मात्रा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, या किसके द्वारा नापा गया तो किसी मापन के परिणाम दो भागों के व्यक्त करता है दोस्तों। जो मापन का परिमाण होता है, परिणाम होता है, तो दो भागों को व्यक्त करता है। एक भाग संख्या है, दूसरा भाग ली गई माप का मात्रक है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ खास बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इसको पढ़ लिया है, क्यों पढ़ना ही आगे है। उदाहरण के लिए क्रियाकलाप 1 में यदि कक्षा की कमरे की लंबाई 12 से पैर की लंबाई के बराबर है तो 12 एक संख्या है तथा पैर की लंबाई एक मात्रक है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ थोड़ा मतलब कुछ काम की बात है कि अगर किसी चीज़ की लंबाई मापी जा रही है, जैसे मान के चलिए किसी कमरे की लंबाई 12 पैर है, 12 मतलब 12 या बिलस्त भी कह सकती है। ठीक है, तो क्या होगा, तो 12 जो होगी वो एक संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, जो जिस चीज़ से नापा गया है, पैर से या हाथों से या बिलस्त से, वही तो वो क्या होगा, तो मात्रक कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ ये छोटी सी बात निकली है, जिसे मापन के लिए चुना गया। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए आप 10.1 10.2 में अंतिम अंकित सभी मापकों का अध्ययन कीजिए। क्या प्रत्येक पैर आपकी मापी गई कमरे की लंबाई के ये सभी मापों के बराबर है? क्या आप सभी के द्वारा अपनी अपनी बलिष्ठों से मापी गई मेज की चौड़ाई की माप बराबर है? शायद ये परिणाम भिन्न भिन्न हो सकती हैं, क्यों कि आपकी बलिष्ठ लंबाई में आपकी मित्रों की बालिश्तों से भिन्न हो सकती है। दोस्तों कह रहे हैं कि क्या सभी के द्वारा नापने पर वो लंबाई समान निकलेगी? क्यों नहीं निकलेगी? क्यों नहीं निकलेगी? तो किसी की बलिष्ठ छोटी है, किसी की बलिष्ठ बड़ी हो सकती है, किसी के हाथ पर छोटे बड़े हो सकते हैं ना, ऐसे ही हो सकता है। आगे देखिए, इसलिए जब आप अपनी बलिष्ठों या पैरों की लंबाई को मात्रा की भांति प्रयोग करके की गई माप को किन्हीं अन्य व्यक्तियों को बताते हैं तो भी यह नहीं समझ पाते कि यह लंबाई वास्तव में कितनी है, क्योंकि वास्तव में लंबाई मापने के लिए बलिष्ठ अथवा पैर की लंबाई जानना आवश्यक होता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये जो किसी जैसे हमने या किसी ने अब किसी क्षेत्र की लंबाई या किसी जगह की लंबाई नाप कर किसी को बताई, तो वो कैसे जान पाएगा कि लंबाई कितनी है, क्योंकि उसे यही नहीं पता कि जिसने नापा है उसके हाथ पैर की लंबाई कितनी है, किस चीज़ से नापा है। तो ये मतलब थोड़ी मिस्टेक रहती है। ठीक है, आगे आगे देखते हैं। अतः हम देखते हैं कि हमें मापने की कुछ ऐसी मात्रकों की आवश्यकता होती है जो सभी व्यक्तियों के लिए समान हो। तो कह रहे हैं कि किसी चीज़ को नापने के लिए अ, ऐसी चीज़ की आवश्यकता होती है जो सभी व्यक्तियों को पता हो। जैसे कि कोई किसी एक नाप का लकड़ी का टुकड़ा मान सकते हैं, या किसी कोई फीता तो आगे चल के हमें पढ़ना ही है। ठीक है, और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, लकड़ी का टुकड़ा है, धागे का टुकड़ा है, या कोई और कुछ चीज़। ठीक है, 10.4 मापन की मानक और मात्रक। ठीक है, मानक या मात्रक एक ही बात है, सॉरी मानक मात्रक एक ही बात नहीं, लेकिन ये दो मापन की मानक मानक जिससे नापा जो नाप रहे हैं वो, और मात्रक जिससे नापा जा रहा है। ठीक है, आगे देखते क्या है। प्राचीन काल में पैर की लंबाई, अंगुलियों की चौड़ाई तथा एक कदम की दूरी, इस सभी मापों का मात्रक के रूप में सामान्य उपयोग किया जाता था। तो प्राचीन काल में लोग किसका उपयोग करते थे जगह दूरियों को नापने के लिए? तो पैरों की उंगली, हाथों की उंगली, कदम। ठीक है दोस्तों, ये सब बोरिंग लग रहा है दोस्तों, आप मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे भी बोरिंग लग रहा है, ये क्या करें, लेकिन पढ़ना है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को अवश्य ही लंबाई की बहुत अच्छी मापक मापन का उपयोग किया होगा। क्या क्या कह रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता आपने पढ़ी है तो नहीं पढ़ी? अगर पढ़ी है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी तो जाकर पढ़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में जो लोगों ने लंबाई नापी है, या उन्होंने जिस प्रकार वो वहाँ पे निर्माण कार्य, विकास कार्य किए हैं, तो उससे साबित होता है कि उन्होंने काफ़ी लंबी मापक यंत्रों का उपयोग किया होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बता रहे हैं
क्योंकि यह खुदाई से प्राप्त परिशुद्ध ज्यामितीय रचनाओं को देखने में से प्रमाणित होता है। क्या करें कि ये कैसे पता चलता है कि उन्होंने अच्छी किस्म के नापाक यंत्रों का उपयोग किया होगा? तो ऐसे पता चलता है क्योंकि वहाँ खुदाई से प्राप्त बहुत ही अच्छे नमूने मिले हैं दोस्तों, है ना? और बहुत ही अच्छे साक्ष्य मिले हैं जिनसे साबित होता है कि उन्होंने मापने के लिए अच्छे मतलब यंत्र उपकरणों का उपयोग किया होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, कोहनी से उंगली के छोर तक की लंबाई जिसे हाथ कहते हैं, कोहनी से उंगली के छोर तक की लंबाई क्या कहते हैं? जिसे हाथ कहते हैं। लंबाई की मापन मात्रक के रूप में प्राचीन मिस्र में उपयोग किया जाता था दोस्तों। प्राचीन जो मिस्र था दोस्तों, मिस्र ये आपको आगे पढ़ने को मिलेगा दोस्तों, हर चीज़ मिलेगी पढ़ने को दोस्तों। जो शब्द इसमें आते हैं लगभग आपको सभी पढ़ने को मिलेगा, लगभग नहीं लगभग सभी, लगभग से भी ज़्यादा, है ना? लगभग क्या कहना, जिससे जिसे संसार के अन्य भागों में भी मान्यता प्राप्त थी दोस्तों। जो हाथ से लंबाई नापते हैं कोहनी से अपनी हाथों की लंबाई तक, उंगलियों तक, तो ये मतलब प्राचीन मिस्र से शुरू हुई है ये सब। ठीक है दोस्तों, तो क्या कह रहे हैं, प्राचीन मिस्र में ये उपयोग किया जाता था। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, संसार के विभिन्न भागों में लोग लंबाई की मात्रक के रूप में फुट का उपयोग करते थे दोस्तों। और अन्य संसार के जो अन्य भाग थे दोस्तों, तो वहाँ पर क्या करते थे, तो लंबाई नापने के लिए दोस्तों फुट का उपयोग किया जाता था। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, अलग अलग क्षेत्र में फुट की लंबाई थोड़ी भिन्न हुआ करती थी दोस्तों, जो अलग अलग क्षेत्र थे दोस्तों। ठीक है, तो वहाँ फुट की लंबाई कुछ अलग हुआ करती होगी। क्यों होती होगी? क्योंकि कहीं के लोगों के पैर हाथ पैर लंबी है, कि कहीं के लोगों के हाथ पैर छोटे हैं, है ना? तो ऐसे हो सकता है इनकी वजह से। ठीक है, लोग एक गज कपड़ा फैली बाहों के सिरे से अपने टोडी तक मापते थे दोस्तों। क्या है ये लोग एक गज कपड़ा फैली बाह के सिरे से अपने टोडी तक मापते थे। यानी कहाँ तक नापते थे? तो ठोडी यानी कि ऐसी मतलब शरीर का, जैसे हम पूरब और पश्चिम की ओर अपनी बाहें फैलाकर खड़े हो जाएं, जैसे एक बाह हमारी पूरब की ओर हो जाए, एक पश्चिम की ओर हो जाए। ठीक है, या वो उत्तर दक्षिण किसी भी दिशा की ओर मान लो। ठीक है, तो ऐसे फैला लेते हैं, तो फिर हमारे शरीर का बीचों बीच नाक से मतलब बीचों बीच का हिस्सा, इसको हम आधा कर दें अपने शरीर को, ऐसे नापते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये बता रहे हैं रोमवासी अपनी पग अथवा कदमों से लंबाई नापते थे दोस्तों। जो रोम के निवासी थे दोस्तों, वो लंबाई कैसे नापते थे? तो अपने पैरों से, कदमों से। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहे हैं कि प्राचीन भारत में छोटी लंबाई को मापने के लिए अंगुली तथा मुट्ठी का उपयोग किया जाता था दोस्तों। जो प्राचीन भारत में जो लंबाई का नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता था? तो उंगली और मुट्ठी का उपयोग। मुट्ठी आप जानते ही हैं दोस्तों, उंगली भी आप जानते ही हैं, और क्या बताना। ठीक है, और आगे कह रहे हैं कि प्राचीन भारत में छोटी छोटी लंबाई को मापने के लिए, हाँ यहाँ तक हो गया। आज भी भारत की कई शहरों में हम पुष्प विक्रेताओं को पुष्प हाथों को पुष्पहारों को बेचते समय अपनी भुजाओं का उपयोग लंबाई की मापन के रूप में करते हुए देख सकते हैं दोस्तों। आपने देखा होगा कभी कभी जो लोग होते हैं कहाँ पर, तो ये जो फूल वगैरह बेचते हैं, मालाएं बेचती हैं, तो वो किस से नापते हैं लंबाई? तो अपने हाथों से नाप देती है ना, जल्दी जल्दी, ताकि उनके पास अगर भीड़ है तो जल्दी जल्दी लोगों को, ग्राहकों को मतलब मालाएं बेची जा सके। ठीक है, तो वो ना ऐसा भी करती है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि सुविधा अनुसार शरीर की ऐसी बहुत सी भागों का मात्रक के रूप में उपयोग होता है। ठीक है दोस्तों, सुविधा के लिए ऐसी मतलब बहुत से लोग सुविधा के लिए अपने शरीर की अन्य भागों को अभी उपयोग कर लेते हैं किन्हीं चीज़ों को नापने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि तथापि ये प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की मापों में थोड़ी भिन्नता होती है। कह रहे हैं कि यदि मतलब मालूम है सबको कि शरीर की हमारी अन्य जो लोग होते हैं, मतलब हमारे अन्य लोग नहीं, मतलब जो विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, उनके शरीर की अंगों में कुछ समानताएं, कुछ भिन्नताएं भी होती हैं दोस्तों। ठीक है, तो फिर भी वो इनका ही उपयोग करती है अपने अंगों का, किसी भी चीज़ को नापने के लिए, है ना? हाथों का, उंगलियों का, मुट्ठी का, पैरों का। ठीक है, अपनी जो बिलस्त होता है, जो जिसको हाँ अंगूठा ऐसे हाथ फैला के नापते हैं, जैसे अभी ऊपर बच्चा नाप रहा था, बिलस्त बालिस्त बोलते हैं जैसे। ठीक है, उससे भी नापते हैं दोस्तों। आगे कह रहे हैं कि शायद इसी कारण भी मापन में उलझने आई होंगी। इसी कारण मापन में उलझने आई होंगी। उलझने मतलब समस्याएं, दिक्कत है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि वर्ष 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मा, मापक प्रणाली की रचना की, जिसे
मीटर पद्धति कहती है दोस्तों। तो देखिए आप दोस्तों कितनी महत्वपूर्ण बात निकली। अब ये दोस्तों यहाँ से महत्वपूर्ण बातें निकलना शुरू हो रही हैं कि 1790 में फ्रांसीसियों ने मीटर पद्धति का उपयोग किया था दोस्तों, मतलब उसका विकास किया था। ठीक है दोस्तों, तो आप ये देखिए, आप ये कहीं पूछा जाए तो आप बता सकते हैं ना, फ्रांसीसियों ने सबसे पहले मीटर पद्धति का उपयोग किया था। तो कब किया था? तो 1790 में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्या करें। एक समानता के लिए समस्त संसार के वैज्ञानिकों ने मापन की मानक मात्रकों की एक सेट को स्वीकार कर लिया दोस्तों। जो दुनिया की अन्य जो वैज्ञानिक लोग होते हैं, जिन्होंने सोचा कि अगर हर चीज़ को मापना ही है, तो क्यों ना एक सटीक पैमाना, सटीक मापन यंत्र, उपकरण या किसी चीज़ का मतलब उपयोग किया जाए जिससे सभी चीज़ें नापी जाए। तो उन्होंने सब मतलब सब लोगों ने मिलकर एक सेट तैयार किया। ठीक है दोस्तों, किसी भी चीज़ को नापने के लिए। आगे कह रहे हैं, आजकल जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे हम अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली कहते हैं। ठीक है, मात्रक प्रणाली यानी कि SI मात्रक कहते हैं दोस्तों। आप देखिए यहाँ से महत्वपूर्ण मतलब फैक्ट निकलने शुरू हो गए कि नहीं। तो NCERT में दोस्तों क्या होता है कि शुरुआत में ऐसी बातें पढ़ाई जाती हैं जो मतलब बच्चों को मतलब किसी भी चीज़ पर, किस चीज़ पर चर्चा होने जा रही है उसके बारे में अच्छे से समझा दिया जाए, है ना। उसके बाद वो आगे पढ़ता है तो मन लगता है कि वो बच्चों का। ठीक है, और ये NCERT जो कक्षा 6 की है, ठीक है, 7 की, 8 की, 9 की, 10 की, 11वीं 12वीं तक आएंगे दोस्तों, तो उसमें इतना मतलब वो नहीं समझाया जाएगा कि ऐसे बेस बनाकर नहीं समझाया जाएगा। उसमें डायरेक्ट समझाने की तरकीब उपयोग होगी। ठीक है, तो आगे देखिए क्या कह रहे हैं। जैसे SI मात्रक कहते हैं, लंबाई का SI मात्रक मीटर होता है दोस्तों। ठीक है, जो लंबाई होती है उसका SI मात्रक यानी कि इंटरनेशनल जो मापन पद्धति है दोस्तों, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली है। ठीक है, इसका इसमें लंबाई का मात्रक क्या है? तो मीटर है। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहे हैं, चित्र 10.6 में मीटर पैमाना दिखाया गया है। अब देखिए यहाँ पे हम मीटर पैमाने को देख सकते हैं, कितना मतलब परेशान होना पड़ा, उसके बाद हमें ये मीटर पैमाना देखने को मिला। ठीक है, तो ये चित्र 9.10 में मीटर पैमाना तथा 15 सेंटीमीटर पैमाना दोस्तों। ये 15 सेंटीमीटर पैमाना है दोस्तों, ये छोटा सा इधर, और ये बड़ा मीटर पैमाना है। ठीक है, ये 100 मीटर का है, 100 मीटर सेंटीमीटर का है दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे यहाँ देखते हैं, यहाँ से शुरू करना है। हाँ, प्रत्येक मीटर यानी जैसे M से दर्शाते हैं को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है दोस्तों। जो एक मीटर होता है, एक मीटर को किस में विभाजित किया जाता है? तो 100 बराबर भागों में। ठीक है, आगे मतलब आप अच्छे से याद रखें, एक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, जिसे सेंटीमीटर यानी CM बोलते हैं दोस्तों। CM चीफ मिनिस्टर नहीं दोस्तों, ठीक है। सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि एक सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग होते हैं दोस्तों। जो एक सेंटीमीटर होता है दोस्तों, उसके 10 बराबर भाग होते हैं। ठीक है, एक सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग होते हैं। और आगे जिन्हें मिलीमीटर यानी कि MM कहते हैं दोस्तों। सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग होते हैं। ठीक है दोस्तों, जिन्हें मिलीमीटर कहती हैं। ठीक है, ये मिलीमीटर कहती हैं। इस प्रकार एक M बराबर 100 CM और एक CM बराबर 10 MM। ठीक है दोस्तों, आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ से मतलब महत्वपूर्ण बातें निकलनी शुरू हो गई कि नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप पीछे अगर अगर मतलब दिक्कत आती है किसी चीज़ में, तो आप थोड़ा मतलब उसको स्किप कर दें, है ना। शुरुआती जो बातें हैं उनको सिर्फ स्किप करके बाकी वीडियो आप देख लें कि यहाँ से महत्वपूर्ण बातें निकलनी शुरू हो गई, तो वहाँ से वीडियो पूरा देखा करें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हो सकता है कोई महत्वपूर्ण बात जो शुरुआत के तुरंत बाद कोई महत्वपूर्ण बात आ जाए, है ना। तो ये और आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। लंबी दूरी के मापन के लिए मीटर एक सुविधाजनक मात्रक नहीं होता दोस्तों। कह रहे हैं कि जो लंबी दूरी नापते हैं, जो बहुत लंबी हो सकती है, ठीक है, उसके लिए ये मीटर जो नापने का एक पैमाना है, ये सुविधाजनक नहीं होता, इससे समस्याएं आ जाती हैं। ठीक है दोस्तों, इसके लिए हम एक बड़ी मात्रक को परिभाषित करते हैं दोस्तों। इसके लिए क्या करते हैं? तो ये बड़ी मात्रा का उपयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और वो बड़ा मात्रक कौन सा है? तो देखिए आगे बताया जा रहा है, इसे किलोमीटर कहते हैं दोस्तों। देखिए इसे किलोमीटर कहते हैं। ठीक है, यानी कि KM। ठीक है दोस्तों, हाँ, आगे देखिए 1 KM बराबर 1000 मीटर दोस्तों। ठीक है दोस्तों,
तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं दोस्तों? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 1000 मीटर होते हैं। अब हम अपने सभी मापन क्रियाकलापों को मानक पैमाने का उपयोग करके दोहरा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आप कैसे दोहरा सकते हैं तो देखिए, तथा लंबाई को ऐसा ही मात्रक में माप सकते हैं। ऐसा करने से पहले हमें दूरियां तथा लंबाइयां मापने का सही ढंग जानना आवश्यक है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए वो कह रहे हैं ऐसे देखिए आप दोस्तों, यहाँ देखिए 1 के एम बराबर बराबर 1000 एम, और यहाँ देखिए 1 एम बराबर 100 सी एम, और 1 सी एम बराबर 10 एम एम। तो देखिए आप ऐसी मतलब समझ रहे होंगे क्या कहना है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 10.5 लंबाई की यथार्थ परिशुद्ध माप, यानी कि लंबाई की जो शुद्ध नाप है उसके बारे में बताया जा रहा है। अपने दैनिक जीवन में हम विविध प्रकार की मापक युक्तियों का उपयोग करते हैं दोस्तों। हम अपने जीवन में क्या क्या किसका उपयोग करते हैं, तो विभिन्न प्रकार की मापन चीज़ों का उपयोग करते हैं। ठीक है, विधियों का उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं लंबाई मापने के लिए हम मीटर पैमाने का उपयोग करते हैं। दर्जी मापक फीती का उपयोग करता है दोस्तों, है ना। जबकि कपड़े के व्यापारी मीटर छड़ काम में लाते हैं दोस्तों। क्या करते हैं तो दर्जी है, और जो कपड़े का व्यापारी होता है दोस्तों, और भी जो सामान बेचती है तो दोस्तों वो किसका उपयोग करती हैं तो मीटर पैमाने का। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहे हैं कि और जो दर्जी का व्यापारी वो तो छड़ रहता है, उसके पास फीता नहीं होता। फीता बार बार कौन खोले कौन घड़ी करेगा, है ना। तो वो छड़ी रखती है लोहे की ऐसी लंबाई, जिससे वो 1 मीटर की होती है दोस्तों। उससे बार बार मतलब घड़ी नहीं करना पड़ता, ना ही खोलना पड़ता बार बार। ठीक है, आगे देखिए किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए आपको किसी उपयुक्त युक्ति का चयन करना चाहिए दोस्तों। किसी भी चीज़ की लंबाई है दोस्तों, उसको नापने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा तो उचित युक्ति यानी कि तकनीक का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहे हैं कि उदाहरण के लिए किसी वृक्ष का घेर अथवा अपने सीने अथवा वृक्ष की चाप के लिए आप मीटर पैमाने का उपयोग नहीं कर सकते दोस्तों। मीटर पैमाने का उपयोग नहीं कर सकते किसका, तो अपनी मतलब अपने सीने की लंबाई यानी कि वृक्ष की लंबाई नापने के लिए, किसी वृक्ष की जो शाखा होती है, जो तना होता है, उसकी जो गोलाई होती है उसको नापने के लिए, कितना मोटा है वो तो, है ना। इसको नापने के लिए आप मीटर पैमाने का उपयोग नहीं कर सकते। ऐसी मापों के लिए आप फीता अधिक सुविधाजनक होता है, क्योंकि दोस्तों फीता फोल्ड किया जा सकता है ना, कि वो मतलब चारों ओर उस पर लपेड़ा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, और छड़ होगी वो कहाँ लपेड़ी जा सकेगी, है ना, वो तो लोहे की होती है या किसी धातु की होती होगी। ठीक है, आगे देखिए छोटी लंबाई, जैसे आपकी पेंसिल की लंबाई आपकी मापने के लिए आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स की 15 सेंटीमीटर पैमाने को काम में ला सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अपनी पेन की लंबाई है, अपनी किताबों की लंबाई चौड़ाई है दोस्तों, है ना। और अपनी जो टेबल वगैरह है आपके स्कूल में कॉलेज में कहीं भी, तो उसको नापने के लिए क्या, तो अपनी ज्योमेट्री बॉक्स यानी 15 सेंटीमीटर वाली का उपयोग कर सकती है। ठीक है, तो देखिए ये देखिए किसका मापन कर रहा है ये बच्चा, कोई जो है। ठीक है, तो ये देखिए। ठीक है, तो इससे पता पड़ेगा, ये देखिए 13 सेंटीमीटर का है दोस्तों, है ना। आगे देखिए ये तरीका सही नहीं है दोस्तों, है ये गलत हो रहा है। ये देखिए 10.7 मापी जाने वाली लंबाई की अनुदैर्ध्य दिशा पैमाना रखने की। ठीक है, सही सही तरीका और ये गलत तरीका, एक में ये सही तरीका है, ये गलत तरीका है। ठीक है दोस्तों, तो बात वैसे इसमें कोई खास नहीं है। लंबाई मापते समय हमें निम्न बातों की सावधानी रखनी चाहिए दोस्तों। ये आपके लिए शायद जरूरी हो सकता है, या नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हैं आप। लंबाई मापते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी आवश्यकता होती है ये सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, एक ही बात है। आगे कह रहे हैं चित्र 10.7 में देखिए दिखाई गई पैमाने के अनुसार संपर्क वस्तु के संपर्क में इसकी लंबाई की अनुदेश रखिए दोस्तों। कुछ पैमाने की से टूटे हो सकती है, आप इस पर पैमाने को शून्य स्पष्ट नहीं दिखाई सकती। चित्र 10.8 ए में देखिए। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए, ये देखिए टूटा हुआ है, तो इसमें सही दिख नहीं रहा दोस्तों। ठीक है, इसलिए इसको 1 नंबर पर रख दिया गया। ठीक है, तो ये देखिए पैमाने की शून्यंक से मापने से बचिए। आप पैमाने का कोई अन्य पूर्णांक जैसे 1.0 सेंटीमीटर चित्र मतलब 10.8 की बी की तरह ले सकते हैं दोस्तों। तब आपको दूसरे सिरे की पाठ्यांक को घटाना चाहिए दोस्तों। ऐसे मतलब आप जानते हैं क्या करना है। उदाहरण के लिए सेंटीमीटर के सिरे की पाठ्यांक सेंटीमीटर
की तुलना सेंटीमीटर की तुलना मतलब ये दोस्तों की हमें इसको अधिक ध्यान नहीं देना, ठीक है, छोड़ते इसको। आप तो सब जानती हैं कि सामान किस चीज़ को किस तरह से नापा जा सकता है। अगर नहीं जानते तो फिर मैं एक बार और पढ़ देता हूँ। एक सिरे का पाठ्यांक जैसे 1.0 सेंटीमीटर तथा दूसरे सिरे का पाठ्यांक 14.3 सेंटीमीटर आता है। वस्तु की लंबाई कितनी होगी तो इसमें से ये घटा दिया जाएगा, यानी कि 13.3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ज़्यादा कुछ खास नहीं है दोस्तों यहाँ पे। ये यूनिट वैसे ही है, ज़्यादा कुछ खास में इसमें कुछ खास कंटेंट दी नहीं गई वैसे, ठीक है। अब देखिए मापन 3 नंबर, माप लेने के लिए आँख की सही स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। चित्र 10.9 में दर्शाए गए अनुसार आपकी आँखें बिंदु की माप ली जानी चाहिए। इस प्रकार नापना चाहिए दोस्तों, ठीक है, ध्यान दीजिए। उसी ठीक सामने होनी चाहिए स्थिति बी। आँख की स्थिति ठीक से ध्यान दीजिए। बी को देखने पर पाठ्यांक 7.5 cm है। स्थिति ए सी से पाठ्यांक भिन्न हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। सामने से देखेंगे तो कुछ दिखेगा, बगल से देखेंगे तो कुछ और ही दिखेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आगे देखिए कि अगर आप अपनी सहपाठी की ऊंचाई पहले वरिष्ठों और फिर मीटर पैमाने का उपयोग करके नापिए दोस्तों। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप सहपाठी को दीवार के साथ सिटाकर खड़ा होने के लिए कहिए। अपने सिर के ठीक ऊपर दीवार पर एक चिन्ह अंकित कीजिए दोस्तों, मतलब उसके सिर के ऊपर एक चिन्ह लगा दीजिए। जैसे कि हम घर में लंबाई नापते हैं उसी तरह से नापना है, ठीक है। आप फर्श में दीवार पर बने इन चिन्ह तक इस चित्र तक की दूरी अपनी बलिस्ते से नापिए, फिर मीटर पैमाने से नापिए तथा अन्य सभी विद्यार्थियों को इस लंबाई को इसी प्रकार नापने को कहिए। फिर सभी परीक्षण सारी 10.3 में लिखिए दोस्तों। विभिन्न प्रकार के विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त परिणामों का ध्यान से अध्ययन कीजिए। कॉलम 2 में परिणाम एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि विद्यार्थियों की बारिशों की लंबाई एक दूसरे से भिन्न हो सकती है, ठीक है। अब कॉलम 3 के परिणामों को देखिए, जिसमें सभी मापे मानक पैमाने द्वारा ली गई हैं। ये परिणाम एक दूसरे से की बहुत समीप हो सकते हैं। तो दोस्तों कह रहे हैं कि यदि बलिष्ठों से नापा जाएगा, कोई भी मतलब किसी भी लंबाई को नापा जाए तो अलग अलग हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सभी की उंगलियों में हाथों पैरों के आकार अलग अलग होते हैं। और यदि वो मीटर पैमाने से नापा जाएगा तो वो सही होंगी, ठीक है दोस्तों। तो ये बता रहे हैं, बस और कुछ इसमें खास नहीं है। आगे आखिर सभी एक ही पैमाने का उपयोग करें। विभिन्न भिन्न बलिष्ठों का उपयोग तो कर नहीं रहे हैं, अतः अंतर परीक्षण की परीक्षण लेने में होने वाली छोटी त्रुटियों के कारण होता है दोस्तों। तो किससे अंतर उत्पन्न हो जाता है तो वही जब हाथों से नापेंगे तो बलिष्ठों का आकार छोटा बड़ा होता है, तो उससे त्रुटि पैदा हो जाती है, ठीक है दोस्तों, और कुछ नहीं। आगे कह रहे हैं कि मापन की इस त्रुटियों को जानने और व्यवहार में लाने की महत्व के बारे में उच्च कक्षा में सीखे, मतलब ठीक है, जो उच्च कक्षा में आगे सीखेंगे आप दोस्तों। तो वो बता रहे हैं। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, किसी वक्र रेखा की लंबाई मापना। किसी वक्र रेखा यानी कि किसी लाइन की लंबाई को नापने के लिए बोल रहे हैं। हम किसी वक्र रेखा की लंबाई सीधे ही मीटर पैमाने का उपयोग करके नहीं कर सकते। यानी कि वक्र क्या होता है दोस्तों, वक्र का मतलब होता है दोस्तों तो कोई गोल आकृति, ठीक है दोस्तों। जैसे कि कोई गोल घेरा है, जैसे कि हम किसी साइकिल का पहिया ले सकते हैं, उसकी लंबाई नापना है ना, ठीक है। तो दोस्तों वो किससे नापेंगे हम, मीटर पैमाने से नहीं नाप सकते है ना, क्योंकि वो उसकी आकृति लंबाई घुमाव में नापनी पड़ेगी ना, या किसी ऐसी आकृति को नापने के लिए, ठीक है, तो दिक्कत होगी। आगे देखिए क्रियाकलाप 4 भाई वक्र रेखा ए बी चित्र 10.1 में की 10 की लंबाई मापने के लिए किसी धागे का उपयोग कीजिए दोस्तों। धागे की एक सिरे पर गांठ बांधिए, इस गांठ को ए बिंदु पर रखिए। अब धागे को अपनी उंगली तथा अंगूठे द्वारा तना हुआ रखकर इसके छोटे भाग को रेखा के अनुदेश रखिए। इस बिंदु पर अपने एक हाथ से धागे को थामिए, अपने दूसरे हाथ से धागे को और थोड़े भाग को वक्र रेखा के अनुदेश फैलाइए। इस प्रक्रिया को दोहराते हुए वक्र रेखा की बिंदु बी तक पहुंचाइए। धागे का जो भाग बिंदु बी पर है वहां एक चिन्ह अंकित कीजिए। अब इस धागे को मीटर पैमाने के अनुदेश फैलाइए। धागे के आरंभ में बंधी गांठ तथा इस पर बने अंतिम चिन्ह को चित्र की लंबाई मापिए दोस्तों। यह माप वक्र रेखा बी की लंबाई है। तो दोस्तों ऐसे नाप सकते हैं दोस्तों, ठीक है, किसी मतलब टेढ़ी मेढ़ी आकृति को। और
सीधी छड़ से नहीं नापा जा सकता। यदि ये प्रक्रिया भी नहीं यूज करेगी तो भी नहीं नाप सकते। ठीक है दोस्तों, धागे की सहायता से वक्र रेखा की लंबाई को नापते हुए। ठीक है, बस ये वक्र रेखा दोस्तों वृत्ताकार ही आकृतियाँ होती हैं दोस्तों। इसमें ये देखिए वृत्ताकार आकृति बन रही है ना, इसलिए प्रॉपर वृत्त नहीं कहलाएगा है ये दोस्तों, ये वक्र वक्र बन रहा है इसमें। ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी आकृति, सीधी आकृति नहीं है। ठीक है, तो आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे हमने देखा कि यह सुनिश्चित करने के लिए भी हम दूरियों को लंबाई को यथार्थ माप ले रहे हैं। हमने बहुत सी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, हमें बहुत सी सावधानियां भी बरतनी पड़ती हैं लंबाई नापने में, है ना। मापन के लिए कुछ मापक युक्तियों तथा मापन परिणामों को व्यक्त करने के लिए हमें कुछ मानक मात्रकों की आवश्यकता होती है। मानक मात्रकों की क्या होती है आवश्यकता। हमारी चारों ओर गतिशील वस्तुएं क्रियाकलाप 5 उस वस्तुओं के बारे में सोचिए जो आप कि हाल ही में देखी है, जो आपने हाल ही में सोची है देखी है। ठीक है, इस सूची को 10.4 में बनाइए। आपकी सूची में स्कूल का बस्ता, मच्छर, मेज, कुर्सी पर बैठे व्यक्ति, इधर उधर जाते लोग आदि हो सकते हैं दोस्तों। इन सबको नापना है। अब इसके अतिरिक्त तितलियाँ, कुत्ते, गाय, आपका हाथ, छोटा बच्चा, जल में मछली, घर, फैक्ट्री, पत्थर, घोड़ा, गेंद, गधा, सॉरी घोड़ा गेंद गधा नहीं, सॉरी, घोड़ा गेंद बल्ला, सॉरी, चलती रेलगाड़ी, सिलाई मशीन, दीवार, घड़ी की सुइयाँ भी हो सकती हैं। ये सभी नापना है। आप जितनी लंबाई सूची बना सकते हैं बनाइए दोस्तों। ठीक है, हमने कौन सी गतिशीलता है, सॉरी इसमें कौन सी गतिशीलता है और कौन विराम है दोस्तों, इसकी भी मतलब हमें नापना है दोस्तों। आपने यह कैसे सुनिश्चित किया कि कोई वस्तु गति में है अथवा विराम में। आप तो दोस्तों क्या कह रहे हैं कि कोई वस्तु गति कर रही है या विराम अवस्था में है, तो आप कैसे जानेंगे, तो कैसे जानेंगे, तो देखिए आप कैसे जानेंगे। ठीक है, तो आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि वस्तुओं की विराम अवस्था को और गतिशील अवस्था को जानने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। तो देखिए आपने यह देखा कि चिड़िया कुछ समय पश्चात पहली इस हाँ पहली वाली स्थान पर दिखाई नहीं देती थी, जबकि इमेज पर उसी स्थान पर है। इस आधार पर आपने यह सुनिश्चित किया होगा कि कोई वस्तु गति में है अथवा विराम में। आइए हम किसी चींटी की गति को ध्यान से देखते हैं। क्रियाकलाप 6, कोई ऐसे स्थान चुनिए जहाँ चींटियाँ हों। इस स्थान के निकट कागज की एक बड़ी सीट फैलाकर इस पर कुछ चींटियाँ रखिए। चींटियाँ इस स्थान की ओर आकर्षित होंगी तथा आप शीघ्र ही इस कागज की सीट पर बहुत सी चींटियों को रेंगते हुए देखें। किसी एक चींटी के लिए जब वह कागज की सीट पर तुरंत रेंग चुकी हो, पेंसिल से उसकी स्थिति के निकट छोटे छोटे चिन्ह कीजिए दोस्तों। चित्र 10.11 जैसे यह कागज पर रेंगती जाए, आप इसकी स्थिति पर चिन्ह अंकित करती जाइए दोस्तों। ऐसे इस प्रकार ये देखिए ये चींटी है कोई, यहाँ से ये चल रही है ये। ठीक है, ये चीनी के टुकड़े पड़ी हुए हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये ऐसे जा रही है, इस तरह से डॉट करना है। ठीक है दोस्तों, मतलब करना नहीं है हमारे लिए दोस्तों, महत्वपूर्ण नहीं है। बच्चे जो 6वीं के हों वो पढ़ सकते हैं इसको, उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। हम जो कंपटीशन में एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, हमारे लिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें नहीं निकल के आ रही हैं अभी तक। कुछ 2-4 निकली हैं तो वो इतनी अधिक महत्वपूर्ण नहीं थी। ठीक है, आप देखिए मतलब ठीक, कक्षा 6 की छात्र आप भाई बंधु, आपके जो भाई बंधु मित्र या दोस्त वगैरह कोई भाई बंधु हो, उनको शेयर कर दीजिए दोस्तों, है ना। आगे कह रहे हैं कि सीट को इधर उधर उठाकर इस पर से चींटी एवं चींटियाँ हटा दीजिए। उन विभिन्न बिंदुओं जिन्हें आपने कागज पर अंकित किया था को तीरों द्वारा जोड़कर चींटी की गति की दिशा दर्शाइए। वह हर बिंदु जिसे आपने अंकित किया है कुछ सेकंड के समय अंतराल में चींटी ने कहाँ गति की है उसको दर्शाएगा दोस्तों। आप समझ रहे हैं क्या करना है। ठीक है, करना हमें नहीं है लेकिन इसमें बताया जा रहा है उसके बारे में बोल रहे हैं। गति किसी वस्तु की स्थिति में किस प्रकार परिवर्तन जैसी दिखाई देती है, क्या आप ऐसा नहीं जानते दोस्तों। बिल्कुल। क्रियाकलाप 5 में वस्तुओं की समूह बनाते समय आपने घड़ी, सिलाई की मशीन अथवा बिजली का पंखा जैसी वस्तुओं को किस समूह में रखा। तो कह रहे कि जो क्रियाकलाप आपने बनाया उसमें घड़ी, सिलाई मशीन तथा बिजली का पंखा किस श्रेणी में रखा।
तो वो दोस्तों गति तो कर रहे हैं लेकिन एक ही स्थान पर रहकर, ठीक है। और चींटियाँ हैं, घोड़े हैं, कुत्ते बिल्लियाँ हैं, ये सब गति करती हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ठीक है दोस्तों। आगे इस चीज़ के बारे में पढ़ना है। क्या ये क्या ये वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर रही हैं? नहीं कर रही हैं। क्या आप इन्हें किसी भाग में कोई गति देखती है? बिल्कुल देखती हैं। पंखे की पंखुड़ियाँ अथवा घड़ी की सुई कैसी गति कर रही है? तो वृत्ताकार गति कर रही है। क्या इसकी इसकी गति चींटी अथवा रेलगाड़ी की गति जैसी है? बिल्कुल नहीं है। आइए अब हम कुछ प्रकार की गतियाँ देखते हैं दोस्तों। अब गतियों के बारे में देखते हैं जिन्हें हम अब इस विभिन्न प्रकार की गतियों को समझने में सहायता मिलेगी दोस्तों। अब थोड़ा कुछ महत्वपूर्ण शुरू होने वाला है। 10.8 गति के प्रकार। आप सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति, किसी परेड में सिपाही की मार्च पास्ट की गति अथवा किसी गिरते पत्थर की गति का परीक्षण किया होगा। बिल्कुल दोस्तों, जैसे आपने क्या क्या किया है, तो जैसे कि मतलब किसी वाहन की गति है और किसी जो परेड होती है दोस्तों, परेड में जो चलती हैं सिपाही लोग, उनकी गति, और कोई पत्थर ऊपर से गिराया जा रहा है या गिर रहा है उसकी गति, ठीक है। तो इनका परीक्षण किया है दोस्तों, बिल्कुल किया होगा। नहीं किया तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। यह किस प्रकार की गति है? तो दोस्तों 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में धावक की सरल रेखा की अनुदिशा दौड़ती है दोस्तों। क्या दोस्तों? तो धावक अनुदिश दिशा दौड़ती है, सरल रेखा की अनुदिश दौड़ती है दोस्तों, क्या धावक लोग, ठीक है। क्या आप अपने चारों ओर देखकर उसी प्रकार की और अधिक उदाहरण सोच सकते हैं दोस्तों? क्या? तो ये जो धावक ऐसी दौड़ती हैं, ठीक है, सरल रेखा गति, ये कुछ जो सरल रेखा की ये जो गति है उसके उदाहरण है दोस्तों, ठीक है। इन उदाहरणों में हम यह देखते हैं कि वस्तुएं सरल रेखा की अनुदिश गति कर रही हैं। इस प्रकार की गति को सरल रेखी गति कहती है दोस्तों। कोई भी वस्तु जो सीधी रेखा में गति कर रही है उसको क्या कहते हैं? तो सरल रेखीय गति, ठीक है दोस्तों। अब क्रियाकलाप 7 देखते हैं, इसमें कुछ है महत्वपूर्ण। एक पत्थर लीजिए, इसके एक धागा, इसमें एक धागा, इससे एक धागा बांधिए तथा अपने हाथ से इसे तेजी से घुमाइए दोस्तों। पत्थर की गति को ध्यान से देखिए, हम देखते हैं कि पत्थर पत्थर की अनुदिश गति कर रहा है दोस्तों, ठीक है। तो पत्थर क्या घूमेगा, जैसे कि बच्चे छोटे में मतलब बचपन में हम लोगों ने भी घुमाया होगा, आप लोगों ने भी घुमाया होगा, ठीक है। आप कैसे घुमाते? पत्थर में धागा बांधकर उसको घुमाते हैं, तो वो क्या ऐसे घूमता है, तो घड़ी की सुई की दिशा में, ठीक है, या यूं कह सकते हैं कि वृत्तीय गति, ठीक है। ठीक है, अनुदिश 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 वृत्तीय पथ पर अनुदिश गति करता है, ठीक है। आप समझ गए क्या कहना है। अब देखिए ये कुएं का कुएं से पानी निकालने के लिए बैल चल रहा है, ठीक है। और ये देखिए वर्तुल गति करती हुई वस्तुएं, जो ये वस्तुएं हैं, ये वर्तुल गति कर रही हैं। कौन सी वस्तुएं? तो ये पंखा है, और ये जो हवा का ये दिशा सूचक यंत्र है जो ये, ठीक है। इस गति में पत्थर की आपके हाथ में दूरी समान रहती है। इस गति में क्या होता है, तो पत्थर है जिस बांधा हुआ है उसकी आपकी हाथ की तुलना में उसकी जो गति है, दूरी है, वो समान रहेगी। पत्थर की दूरी बिल्कुल समान रहेगी, बस दिशा उसकी बदलती रहेगी। आप घड़ी की दिशा में घुमाएं, घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाएं, है ना, जो भी आप घुमाना चाहें। आगे कह रहे हैं कि बिजली के पंखे, हाँ इधर गति के पत्थर की ओर आपको हाँ दूसरी समान रहती है। इस प्रकार की गति को वर्तुल गति कहते हैं, ठीक है। बिजली के पंखे की पंखुड़ियों पर अंकित किसी चिन्ह की गति किसी घड़ी की सेकंड की सुई की गति यानी कि वर्तुल गति के उदाहरण है दोस्तों। तो क्या कह रहे हैं कि ये वर्तुल गति है जो बता रहे हैं ऊपर। तो इसकी उदाहरण कौन कौन सी है? तो घड़ी की सुई है और पंखे की पंखुड़ियाँ हैं दोस्तों, तो ये वर्तुल गति है, ठीक है। बिजली का पंखा अथवा घड़ी स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करती, परंतु पंखे की पंखुड़ियाँ घूर्णन गति करती है तथा ऐसा ही घड़ी की सुइयाँ भी करती हैं। क्या? तो घड़ी की सुइयाँ भी ऐसा करती हैं। कैसा? तो ये वर्तुल गति करती हैं, ठीक है दोस्तों। आगे कह रहे हैं कि यदि हम पंखे की पंखुड़ियाँ अथवा घड़ी की सुइयों पर कहीं किसी प्रकार का कोई चिन्ह अंकित कर दें तो घूर्णन करते समय भी पंखे अथवा घड़ी के केंद्र से इस चिन्ह की दूरी समान रहेगी। मतलब पंखे की पंखुड़ियों पर कोई चिन्ह लगा दें और सोचें कि ये इसकी दूरी परिवर्तित होगी, तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि उसकी जो केंद्र से जिससे वो सपोर्ट लेकर घूम रहा है, तो उससे उसकी दूरी थोड़ी ना बदलेगी, नहीं बदलेगी, समान रहेगी हमेशा, चाहे वो कितने भी चक्कर लगा ले, है ना। आगे देखिए कुछ प्रकारों में कोई वस्तु एक निश्चित समान है दोस्तों, जैसे कि इस पंखे के बारे में बात चल रही थी।
कुछ प्रकरणों में कोई वस्तु एक निश्चित समय आगे क्या कह रहे हैं, अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराता है। इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहती है दोस्तों। जैसे कि उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण कहाँ है, डोरी से बंधा हुआ वही पत्थर लीजिए जिसमें अपनी क्रियाकलाप साथ में उपयोग किया है। अब डोरी को अपने हाथ में थामिए तथा पत्थर को डोरी से लटका दीजिए। यह एक लोलक कहलाएगा दोस्तों। जैसे कि जो पत्थर हमने उपयोग किया था घुमाने के लिए, उस पत्थर को किसी दीवार पर कील बांध दीजिए या कहीं बांध दीजिए किसी जगह पर और लटका दीजिए, तो वो क्या, जो जब घूमेगा ऐसे ऐसे मतलब हल्का हल्का घूमता नहीं है, वो फिर विराम अवस्था में आ जाता है। तो उस गति को क्या कहते हैं, तो लोलक गति कहते हैं। लोलक आपने दिखा ही होगा घड़ियों में देखा होता है, बहुत सी घड़ियाँ ऐसी होती है उसमें भी नीचे नीचे घूमता रहता है, ऐसे ऐसे हल्के हल्के घूमता है ना। वो उस ज़्यादा मतलब दूरी तक नहीं घूमता, बहुत धीमे धीमे घूमता है, ठीक है। उसको लोलक कहते हैं, ठीक है। पेंडुलम भी बोल सकते हैं उसको। तो ये हो गया। आगे कह रहे हैं, हाँ, डोरी से लटका दीजिए, लोलक लोलक है। दूसरे हाथों से पत्थर को एक तरफ खींचिए और फिर स्वतंत्र गति करने के लिए छोड़ दीजिए। लोलक की यह गति आवर्त गति का एक उदाहरण है दोस्तों। तो लोलक गति की जो करता है वो लोलक होता है, और वो कौन सी गति करता है, तो आवर्त गति, ठीक है। आवर्त गति, ठीक है। मैंने कुछ गलत बोल दिया था, उसके लिए सॉरी। मतलब मैंने उसको लोलक गति बोल दी थी, तो ये बोल रहा था मैं। एक्चुअली वो आवर्त गति होती है, ठीक है दोस्तों। लोलक उसका नाम होता है जो आवर्त गति करता है, ठीक है। आगे देखिए, आवर्त गति का एक उदाहरण है, वृक्ष की शाखाओं का इधर उधर लहराना, झूला झूलते बच्चों की गति, सितारे की डोरियों की गति, बजते समय डोलों बजते समय ढोल में होते हैं यानी तबले होते हैं, उनकी झिल्ली की गति, ये सभी आवर्त गति के उदाहरण दोस्तों। तो ये दोस्तों कितना महत्वपूर्ण आपको अब यहाँ से प्रश्न बनने लगे दोस्तों, कि अभी यदि कोई पूछ ले कि झूलते हुए बच्चों की कौन सी गति है, या झूला झूलते हुए बच्चों की कौन सी गति है, सितारों की डोरियों की गति कौन सी है, तबलों की जो तबले या ढोल होते हैं उन पर जो जिल लगी होती है ना, झिल्ली लगी होती है, उसको बजाने पर उसमें कौन सी गति उत्पन्न होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण बन सकते हैं दोस्तों, है ना। तो ये आवर्त गति होती है, ठीक है दोस्तों। और ये बर्तुल गति तो आप जानती हैं क्या है, तो ये पंखे की पंखुड़ियाँ हैं, घड़ी की सुइयाँ हैं, ये बर्तुल गति, ठीक है, या वृत्तीय गति भी कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, जिनमें वस्तुएं एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहरा देती हैं, तो दोहरा ही देती हैं, है ना। लोलक दोहराता है कि नहीं, घड़ियों में आपने देखा होगा, बार बार एक ही स्थान पर आ रहा जा रहा है, आ रहा जा रहा है। चित्र उसकी दो ही स्थान रहते हैं, एक लेफ्ट राइट ऐसे होता है। अब चित्र 10.14 में देखें, क्या आपने क्रियाकलाप 5 के एक भाग को रूप में दिखाए में भाग के रूप में सिलाई की मशीन का परीक्षण किया? नहीं किया। आपने ध्यान दिया होगा कि सिलाई मशीन अपनी इसी अब स्थिति पर रहती है, जबकि उसका पहिया वर्तुल गति में होता है। इससे इसमें एक सुई भी होती है जो जो जब तक पहिया घूमता रहता है तब तक निरंतर ऊपर नीचे गति करती है दोस्तों। देखिए मशीन की सुई के बारे में कितना अच्छा मतलब बात बोल रहे हैं। तो पहिया वर्तुल गति में घूमता है ना। घूमता है कि हम कपड़ा सिलते हैं तो, या कोई दर्जी वगैरह सिलता है तो, या हमारे घर में माताएं बहनें सिलती हैं तो, ठीक है। तो पहिया वर्तुल गति में घूमता है, और वहीं वो जो सुई लगी होती है वो कैसी घूमती है, तो ऊपर नीचे घूमती है, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि क्या ऐसा ऐसा नहीं होता, हाँ जो हाँ, तो क्या ऐसा नहीं होता है, यहाँ सुई आवर्त गति कर रही है। क्या आपने फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद की गति का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया है दोस्तों? क्या आपने कभी मतलब बचपन में क्या हमेशा ही लोग गेंदों से तो मतलब खेलते ही रहते हैं, कोई ना कोई बच्चे है ना, बड़े और सब मतलब जो भी हैं युवा वर्ग के लोग सब गेंद से खेलते हैं, गेंद से परिचित भी हैं। यहाँ किसी जमीन पर लुढ़का दीजिए उसको, यहाँ गेंद किसी फर्श पर कौन सी गति कर रही है, तो उसके बारे में देखते हैं। ये जो गति है पर लुढ़कती और घूर्णन करती हुई आगे की ओर गति करती है। इस प्रकार गेंद की सरल रेखीय गति के साथ साथ घूर्णन गति भी करती है दोस्तों। तो ये देखिए, ये जो गेंद घूम कर जा रही है, ये दो गतियां कर रही है। कौन कौन सी गतियां, तो घूर्णन गति भी कर रही है और रेखीय गति भी कर रही है। तो ठीक है दोस्तों, आपको ये मतलब महत्वपूर्ण बात समझ में आ गई होगी कि लुढ़कती हुई गति जो गेंद बॉल होती है, इसमें कौन कौन सी गतियां काम करती हैं, ठीक है दोस्तों। अभी क्वेश्चन किसी से पूछ लिया जाए तो बहुत से कम लोग ही हैं जो शायद बता पाए, वैसे बताने वाली पढ़ने वाली बता भी देंगे, है ना। तो आप ये याद रखें, गेंद में
लुढ़की हुई गेंद में 2 गतियाँ होती हैं, ठीक है दोस्तों? तो कौन-कौन सी? तो सरल रेखीय गति और घूर्णन गति, ठीक है दोस्तों? क्या आपने ऐसी अन्य उदाहरण आप ऐसी अन्य उदाहरण बता सकती हैं, जिनमें वस्तु की गति भि विभिन्न प्रकार की गतियों से मेल करती है दोस्तों? आगे देखिए क्या कह रहे हैं, हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं। हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष में घूम रही है, ये भी इन्हीं 2 प्रकार की गतियों से मतलब घूम रही है ना? लेकिन वहाँ वो एक वृत्तीय गति भी कर रही है, ठीक है दोस्तों? और खुद में भी मतलब 2 प्रकार की 2 वृत्तीय गति और एक ऐसी ये भी गति मान सकते हैं उसको सरल रेखीय गति, लेकिन वो सरल रेखा में नहीं घूमती, इसके लिए इस पर ये नियम लागू नहीं होता, उसमें एक दोनों ही वृत्तीय गति मानी जाएँगी, ठीक है? आगे देखिए, इस अध्याय के अंतर्गत हमने बहुत सी मापन क्रियाकलाप किए तथा कुछ प्रकार की गतियों की विषय में चर्चा की। हमने देखा कि समय के साथ स्थिति में परिवर्तन की गति कहती हैं दोस्तों। जो समय के साथ स्थिति में परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? गति कहती है। देखिए यहाँ क्वेश्चन बन रहा है, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? गति, ठीक है? स्थिति में हुए इस परिवर्तन को हम दूरी मापन द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। जो स्थिति में परिवर्तन हुआ उसको हम किसके द्वारा नाप सकते हैं? तो दूरी मापन के द्वारा, ठीक है दोस्तों? तो ये क्वेश्चन बन रहा है यहाँ 6। आगे देखिए ये कह रहे हैं कि इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि कोई वस्तु कितनी धीमी अथवा तीव्र गति कर रही है। हाँ, इससे हमें यह भी जानकारी मिल सकती है कि कोई भी वस्तु है कितनी तेजी से कितनी धीमी गति से गति कर रही है, ठीक है दोस्तों? तो ये आपने पढ़ लिया। आगे कह रहे हैं फर्श पर घोंघे का रेंगना, तितली का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर मडराना, ठीक है, एक ही बात है। मैंने कुछ ज़्यादा गलत नहीं किया। थोड़ा मेरा गला खराब तो मैंने कुछ मतलब उसकी मतलब सेंस थोड़ा-सा मतलब अलग निकल गया, उसके लिए सॉरी। आगे देखिए नदी का प्रवाहित होना, नदी किस जो बहती है उसका वायुयान का वायु में ऊंचाइयों पर ओढ़ना, पृथ्वी की परितः चंद्रमा द्वारा गति करना, हमारी शरीर में रुधिर का परिसंचरण आदि सभी उदाहरण हमारी चारों ओर अनेक स्थानों पर होने वाली गतियों को दर्शाते हैं, ठीक है दोस्तों? तो ये गतियों के उदाहरण है, ठीक है? आगे देखिए इन प्रमुख शब्दों को आप दोस्तों यूट्यूब से गूगल से कहीं से सर्च करके अपनी नोटबुक में लिखें और याद करें। तो कौन-कौन से शब्द हैं दोस्तों? बढ़तुल गति, ठीक है? वैसे वैसे तो इसका उदाहरण इसके बारे में ऊपर बता ही दिया गया है। दूरी, मापन, गति, आवर्त गति, सरल रेखीय गति, एसआई मात्रक की मापन की मात्रक। तो दोस्तों ये जो उदाहरण होते हैं ना, ये शब्द होते हैं, अक्सर ऊपर दे दी जाती है, लेकिन आपको इनमें से छाँटना होता है, ठीक है दोस्तों? तो छाँटें या गूगल, यूट्यूब से कहीं से सर्च करें। वैसे मेरे ख्याल से इसमें लिखा ही रहता है, आपको उनमें से छाँटना है बस, ठीक है? तो ये आगे देखिए सारांश देख लेते हैं, ये थोड़ा मतलब काम का हो सकता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है। क्या होता है? तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाते हैं तो जो परिवहन का उपयोग होता है, विभिन्न प्रकार के साधन का उपयोग किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? हाँ, मतलब कहते नहीं उसको, उसके लिए क्या किसका ज़रूरत होती है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए तो परिवहन की, ठीक है दोस्तों? तो ये मतलब इसमें मैंने कुछ ठीक से ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैंने कुछ का कुछ बोल दिया था। मैं दोस्तों क्या करें, रियल में मैं वास्तव में थोड़ा मेरा गला खराब, क्या करें। आगे देखिए सॉरी, प्राचीन काल में लोग शहर की लंबाई, अंगुली की ऊंचाई, अंगुली की चौड़ाई, एक कदम की दूरी आदि का उपयोग मापन के मात्रक के रूप में करते थे दोस्तों, ठीक है? इससे उलझने होती थी तथा इसलिए किसी एक समान मापन प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता महसूस हुई, ठीक है दोस्तों? आगे कह रहे हैं अब हम कह रहे हैं सॉरी आगे कह रहे हैं अब हम मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एसआई मात्रक उपयोग करते हैं दोस्तों। इसी समस्त संसार में मान्यता प्राप्त है, ठीक है? तो एसआई मात्रकों का जो उपयोग हो रहा है आजकल, उसको पूरे विश्व में मान्यता मिल चुकी है, ठीक है? आगे कह रहा है एसआई मात्रक में लंबाई का मात्रक मीटर है दोस्तों, ठीक है? सरल रेखा की अनुदिश गति को सरल रेखी गति कहती है दोस्तों। सरल रेखा में जो गति अनुदिश गति है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? तो सरल रेखी गति कहती है, ठीक है? वर्तुल गति में कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी समान होती है। वर्तुल गति क्या कहते हैं? तो आपने देख ही लिया, कोई भी वस्तु है उसकी किसी भी स्थान से दूरी हमेशा समान रहेगी, चाहे वो वस्तु उसको उस स्थान के कितने भी चक्कर लगा ले, ठीक है? आगे कह रहे हैं कि ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल में के पश्चात दोहराई जाती है, हाँ, उसे आवर्त गति कहती है, ठीक है दोस्तों? तो आवर्त गति भी आपने देख ली, दोहराने जाने को, ठीक है?
अब आगे यहाँ दोस्तों कुछ नहीं है, ये कक्षा 6 की छात्रों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं दोस्तों, तो हमें इनको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पूरी देखने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों। हमारी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों। थैंक यू।